अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो दैट इज़ कैपेसिटर। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन डेफिनेटली हेल्प करता है बच्चों को मार्क्स अटेनिंग में। इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है आज। ये 1 से 2 लेसन के अंदर फिनिश हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेशंस में कभी कभी कोई थोड़ी बहुत ट्रबल आ जाती है, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये इसका सिंबल है। 2 पैरेलल लाइंस आपको नज़र आ रही होती हैं और इसका कुछ पर्पस है। नॉर्मली जो ओ लेवल तक हमने पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। यहाँ पर हम इसकी और आगे भी डिटेल पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड के बाद मैं नेक्स्ट पे बताऊँगा आपको कि कैपेसिटर किन मकसद के लिए यूज़ होता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सफ़ेयर है जिसका ये जो डोम है ये कंडक्टिंग है और ये जो इसकी लेग्स हैं ये इंसुलेटर हैं ताकि अर्थ के साथ डिसकनेक्टेड रहे। जब हम इस कंडक्टिंग सफ़ेयर को एक बैटरी के साथ कनेक्शन देते हैं तो वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जूँ जूँ हम वोल्टेज को सप्लाई करते हैं इट स्टार्ट गेटिंग चार्ज्ड, इसके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू कर देते हैं। तो वोल्टेज इज़ बेसिकली बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज इसके बीच में स्टोर होगा, सच दैट इनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है Q इज़ इक्वल टू सी वी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफ की शक्ल में भी ड्रॉ करें, ये काम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चार्ज भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है कंडक्टिंग पाथ है तो चार्ज ने ट्रेवल तो करना है यहाँ पे। तो ये आपके पास इसका मैकेनिज़्म बनता है। ये आपके पास वोल्ट, ये आपके पास चार्ज। जो जो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो आपके पास आता है C इज़ इक्वल टू Q बाय V, जैसे Q इज़ इक्वल टू सी वी है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ठीक है। अब कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है या उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम कहते हैं कि इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज टू पोटेंशियल डिफरेंस। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज होता है कॉलम के अंदर और वोल्टेज होता है वोल्ट्स के अंदर। तो ये बन जाती है इसकी यूनिट। यहाँ पे इसकी ठीक नहीं है लिखना, इसकी यूनिट को यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, इसको हम कहते हैं फैरेड। And 1 farad is equal to 1 coulomb charge is stored when there is a potential difference of 1 volt। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने विजिबल बना देता हूँ ताकि आपकी इसके अंदर ये आ जाए और रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है जी ऐसे। ठीक है, तो इस वक्त इस स्लाइड को मैं अब रिमूव करने लगा हूँ। इसमें आपकी समझ की सिर्फ एक बात है कि जी चार्ज स्टोर कैसे होता है। जब आप उसको बैटरी कनेक्शन देते हो किसी कंडक्टर को, करंट ट्रेवल करती है और करंट जाके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। अब देखें, अगर ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है और ये ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हर सूरत में चार्ज ट्रेवल करेगा। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रीवियस नॉलेज इलेक्ट्रिसिटी का कमज़ोर है तो, अदरवाइज़ बच्चों को ये बड़े आराम से समझ आ जाती है। आप जो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। हमारे पास एक ग्राफ डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है कि जी हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन का ग्राफ है। तो इसका जो कांस्टेंट है, जो ग्रेडियंट है, वो हमारे पास कैपेसिटेंस के बराबर है। कैपेसिटेंस ही किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है इन कनेक्शन विद द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा, ग्राफ को भी मैंने ऊपर लिख लिया है, जो कंडक्टर हम चार्ज कर रहे थे उसको भी मैंने साइड पे कर लिया है। ये समझे बैटरी के साइन बने हुए हैं, ठीक है। जब हमने फैरेड को लिया था तो कहते हैं जो कैपेसिटेंस की यूनिट है C इज इक्वल टू, वो तो फैरेड है, F में रिप्रेजेंट होती है 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, बट मोस्ट कन्वीनियंस जो है वो ऐसा है कि फैरेड एक बिग यूनिट है, ज़्यादातर हमारा ताल्लुक जो है वो, बट फैरेड इज़ अ लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट फॉर कन्वीनियंस। हम वही यूज़ मोस्टली, ज़्यादातर हमारा काम जो डेली सर्किट्स के साथ चल पड़ता है वो माइक्रो फैरेड के साथ या मिली फैरेड के साथ कैपेसिटर से चल जाता है, हमारी यूज़ हो जाती है। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, वो जो डेली यूज़ के अप्लायंस हैं उनमें अंदर वो जो कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें वो नहीं इस्तेमाल होते। दूसरी बात है कि जो डिवाइस जिसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस that store charge have capacitance उसकी रेशियो है चार्ज स्टोर करने की, इज कॉल्ड कैपेसिटर, उसको कैपेसिटर कहते हैं, इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो हमारे पास कैपेसिटर बनता है, ठीक है। अब जब बैटरी यहां से चार्ज इधर, अच्छा अब बीच में मेरी आवाज़ से कट की हो गई, दोनों कहाँ से ये डिस्टर्ब हुआ है, मैं एक ज़रा रिपीट कर देता हूँ आपको। वर्क डन होता है जब चार्ज मूव करता है यहाँ से यहाँ पे, और ये वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास एक फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। वहाँ से वर्क डन हमारे पास VQ के बराबर आता है, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को दोबारा देखें Q और V को, और एरिया अंडर द ग्राफ देखें जिसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास चार्ज है, ये आपके पास ग्राफ है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम करते हैं तो हमारे पास बन जाता है द वर्क डन, हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज़ हाफ QV, ये हमारे पास बन जाता है। अब Q हमारे पास CV के बराबर है, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर देते, W इज इक्वल टू हाफ CV²। तो आपके पास ये भी, अच्छा ये अब ज़्यादा फार्मूले, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं कि एनर्जी निकालें, तो अगर चार्ज और वोल्टेज गिवन हो तो ये फार्मूला लगा दें, और अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन हो तो ये फार्मूला लगा दें आप। और अगर इसी में से आपने V को इग्नोर करना है तो आप ऐसा करें, हाफ Q, और इधर से V आपके पास Q/C आ रहा है, Q/C विच गिव्स यू हाफ Q²/C, यानी कि ये फार्मूला, ये 3 फार्मूले आपके बन जाते हैं एनर्जी फाइंड आउट करने के, या इनमें से अगर एनर्जी गिवन हो तो कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट हो सकती है, वोल्टेज भी फाइंड हो सकती है। आपको ये एक्सपीरियंस है कि फार्मूले में कितने नॉन चीज़ें हों तो जो अननोन है वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी से रिलेटेड ये बात थी। आगे थे कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर्स होते कितनी किस्म के हैं और कैपेसिटेंस कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उसको मैं यूं करता हूं कि मैं टाइटल देता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। वो हमारे पास आएगा जी कि जितना चार्ज स्टोर होता है वो कैपेसिटर की
इन दो प्लेट्स के ऊपर होता है, ये जो दो प्लेट्स हैं, और ऐसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर कहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तरह के भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर यही है, बताऊंगा मैं अभी आपको टाइप ऑफ कैपेसिटर जब अब बढ़ेंगे। तो जब चार्ज स्टोर होता है तो प्लेट के साइज मैटर करते हैं। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स। इसका मतलब है कि अगर प्लेट का एरिया बड़ा है तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और आपकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। एरिया कम होगा, ज़ाहिर बात है, छोटे कैपेसिटर्स के अंदर प्लेटें भी छोटी लगी होती हैं, वाइस वर्सा। इसी तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट मैटर करता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट अगर ज़्यादा होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जितना प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना आपकी कैपेसिटेंस कम होगी। यही वजह है कि उस डिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए या तो आप प्लेट्स करीब करीब रखें या आप उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है, जो वर्क डन है, वो पॉसिबल हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चार्ज की मूवमेंट का। ठीक है जी। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो बन जाती है C एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। नो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये आपने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अगर बीच में एयर है तो ये मामला चलेगा, अगर एयर के अलावा वैक्स है, कोई और मीडियम है, तो फिर उसकी परमिटिविटी आपको गिवन होगी। ठीक है जी, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हम इससे गुजरे हुए हैं। कैम्ब्रिज इसके बारे में कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं करता, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8.85 10 टू रेज़्ड पावर -9 थी, ग्रेविटेशन के अंदर इसकी मौजूद है वैल्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर्स का, और फिर हम कहेंगे जी कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। और कैपेसिटर मैं यहाँ पे उसकी कुछ बुलेट्स लिखता हूँ कि हमने बेसिकली फर्दर आगे चल के करना क्या है। हमने बेसिकली आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इतना मैटर नहीं करता। हमने देखना है हाउ टू चार्ज अ कैपेसिटर, और डिस्चार्ज, या एंड डिस्चार्ज कर दें, चार्ज एंड कर लेते हैं, एंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, फिर उसके बाद है हाउ वी कनेक्ट, कैपेसिटर्स, इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी बुलेट होगी, इनको हमने टच हर सूरत में करना है। फिर ये हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूजेज ऑफ कैपेसिटर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किन किन के ऊपर फ्रेम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत फ्रेम होता है क्वेश्चन। शुरू में डेफिनेशन के साथ ही आ जाता है जी कैपेसिटर के यूज़ बताएं। हाउ वी कनेक्ट कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, आपके जो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। हाउ टू चार्ज ए कैपेसिटर, ये डिस्क्रिप्शन और थ्योरी बेस्ड सवाल है, ये तीन, इसको छोड़ के, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे। तो फिर आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी जब आप ये तीनों चीज़ें
पढ़ लेंगे इसके बीच में, ठीक है। मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको इन दो को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, हाउ टू चार्ज अ कैपेसिटर एंड हाउ टू डिस्चार्ज अ कैपेसिटर। अच्छा जी, ये डिस्चार्जिंग है, सॉरी चार्जिंग अ कैपेसिटर है। इसको लिखूंगा मैं नहीं, लेकिन आपने इसको चार्जिंग कैपेसिटर इसको सुनना है, आहिस्ता आहिस्ता ही मैं बोलूँगा। देखिए एक सर्किट है, ए और बी जो बैटरी से कनेक्टेड है, और आगे दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा और एयर होगी। जब आप स्विच क्लोज करते हैं, यू ऑब्जर्व दैट ये नीडल भी फ्लिकर करती है और ये नीडल भी फ्लिकर करती है। सर्किट मुकम्मल है, और उसके बाद दोनों नीडल्स ज़ीरो पे हो जाती हैं। आपने सर्किट के साथ कुछ नहीं किया, एक दफ़ा उसको ऑन किया, इसको स्विच को क्लोज किया, ये भी फ्लिकर की वापस आ गई, ये भी फ्लिकर की वापस अपनी जगह पे आ गई, फर्दर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो बीच में था वो चार्ज हो चुका है। एक ज़हन में अपने बात रखिए कि यहाँ पर पहले पोटेंशियल लेस था, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेटर था, इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो हुआ था। और अगर नीडल बाद में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका है, जिसकी वजह से अब फर्दर करंट पास नहीं होती। मेरे इस सेंटेंस को आपने नोट कर लेना है। पहले करंट पास हुई थी बिकॉज देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड द बैटरी। द करंट डज नॉट पास आफ्टर फ्यू मोमेंट बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट एंड द बैटरी बिकम सेम या बिकम ज़ीरो, या पोटेंशियल एट द plates and potential at the battery is same, no potential difference, current is not passing। इसका मतलब होता है capacitor gets charged। तो स्टेटमेंट आप देंगे the current flows from the battery towards the plate and the needles deflect and then goes back to zero because potential difference between plate and battery becomes zero, जिसका मतलब ये निकलता है the capacitor gets charged। ठीक है, इसका मतलब डिटेल इसकी ये है कि जब यहाँ से एक चार्ज इधर आके डिपॉजिट होता है तो सेम अमाउंट में यहाँ से निकल कर यहाँ ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर कहते हैं चार्ज स्टोर हो गया है ऑपोजिट पोलैरिटी का। ठीक है, तो टेक्निकली मैथमेटिशियन इसको कहते हैं कि नेट चार्ज इज ज़ीरो। जो चार्ज इधर फालतू है इधर से निकल गया, तो नेट चार्ज दोनों के ऊपर जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, आप इस डिस्कशन में बेशक ना पढ़ें कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर हुआ है तो नेट चार्ज आपका ज़ीरो। एक दफ़ा वो सवाल भी देता है कि जी कैपेसिटर इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर एनर्जी नॉट द चार्ज टेक्निकली। तो आप जब वो इस तरह की बात करते हैं तो आप उसमें कह सकते हैं फिर कि जी क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से नेट चार्ज ज़ीरो कंसिडर हो रहा है मैथमेटिकली। अब आप ऐसा करते हैं कि इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ऐसे ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। कैपेसिटर चार्ज हुआ पड़ा हुआ था, या बैटरी उतार देते हैं, बैटरी उतार देते हैं। जब आप बैटरी उतार देंगे तो करंट अब इधर से, कैपेसिटर चूंकि चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया है, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो फिर चार्ज फ्लो करेगा और नीडल फ्लिकर करेगी और थोड़ी देर बाद फिर ज़ीरो हो जाएगी। इसको कहते हैं जी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। और अगर चार्ज ज़्यादा है तो एक स्पार्क भी क्रिएट हो सकता है कि जी डिस्चार्जिंग में स्पार्क क्रिएट हुआ है। दोबारा रिफ्लेक्ट बैक टू दिस डायग्राम। अगर हमने इसको चार्ज किया और देखना चाहते हैं कि ये चार्ज हुआ है या नहीं, तो उसको दोबारा कनेक्ट करें। जब दोबारा बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कोई नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पोटेंशियल सेम हुआ है और ये चार्ज हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस था चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। इससे सवाल किस किस्म के बनते हैं? ज़्यादातर इससे सवाल जो हैं वो, एक मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ, उस नेचर के बनते हैं कि अगर आपने डिस्चार्जिंग को स्लो करना है तो आप ऐसा कर लें, कैपेसिटर लगाएं, ये बैटरी लगी हुई है और बीच में रेजिस्टर लगा दें। ये एक लीवर बना, ठीक है जी।
अब जब आपने इसको चार्ज करना है तो इस लीवर को इसके साथ कनेक्ट कर लें, ये आपको चार्जिंग दे देगा। आपने इसको डिस्चार्ज करना है तो इस लीवर को इसके साथ कनेक्ट कर दें, ये स्लोली डिस्चार्ज होगा क्योंकि बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये स्लोली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस दूंगा जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, इंशाल्लाह कल कराऊं या परसों कराऊं, डिपेंड करता है कि हमसे ये ख़त्म होता है या नहीं। ठीक है जी। कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको थोड़ा सा एएस में जाना पड़ेगा, ओ लेवल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप रजिस्टर इन सीरीज़ और पैरेलल को लेते थे। फॉर्मूले तो वैसे उन दोनों से एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। देखें, ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब सीरीज़ में सबको आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज है वो शेयर होती है। अगर ये V वोल्ट यहाँ पर है तो इसको V1 मिल रहा होगा, इसको V2 मिल रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द वोल्टेज इज शेयर्ड। अब Q इज इक्वल टू CV के लिहाज से जो आपका V है वो Q ओवर C के बराबर आता है, V1 Q ओवर C1 के बराबर, V2 Q ओवर C2, क्योंकि चार्ज सेम रहता है, करंट सीरीज़ के अंदर सेम चलती है तो चार्ज सेम है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, आप अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो ये इस्तेमाल कर लें, दो से ज़्यादा हैं तो फिर इसको इस्तेमाल कर लें। और इसके बीच में एक स्टेटमेंट बन जाती है कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस 5 है, माइक्रोफैरेड है और ये 10 है, तो देखें कितने बनती है आपके कंबाइंड कैपेसिटेंस। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मिटाता हूँ ज़रा, ताकि मेरे पास ना थोड़ी सी जगह बन जाए। या पैरेलल को मैं फिर ले आता हूँ दोबारा, बाद में ले आऊँगा। C1 आपके पास 5 माइक्रोफैरेड है, C2 आपके पास 10 माइक्रोफैरेड है, तो जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, 50 ओवर 15, 3.3 माइक्रोफैरेड। तो एक स्टेटमेंट बन सकती है जो कंबाइंड है, दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। Combined capacitance is smaller than the smallest capacitance in the circuit। इस स्टेटमेंट को आपने लिख लेना है कहीं पे। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर जाता हूँ। कनेक्टेड इन पैरेलल में आता है हमारे पास कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बैटरी है, ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, एक ये दूसरी है। एक का नाम C1 है, एक का नाम C2 है। C1 5 माइक्रोफैरेड की है, C2 जो है वो 10 माइक्रोफैरेड का है। अब इसमें चार्ज शेयर्ड होता है, वोल्टेज तो सेम रहती है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, C1V प्लस C2V, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है पैरेलल के अंदर, तो आपके पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है, तो आपके पास 15 माइक्रोफैरेड बनती है। तो स्टेटमेंट नोट कर लें, कंबाइंड कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर भी लास्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी, इधर भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है वो 15 माइक्रोफैरेड है, विच इज़ लार्जर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। अब ये मिक्स एंड मैच होके भी लग सकते हैं कि कुछ सीरीज़ में लगे हों, कुछ पैरेलल लगे हों, लेकिन उसको हम क्वेश्चंस में करेंगे, वरना तो आपको पता है इसके ऊपर हमने हफ्ता लगाया था, तो अभी हम हफ्ता तो नहीं लगा सकते इसके ऊपर। तो कल इसकी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा और पास पेपर के भी सवाल करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, इसको प्लीज़ देख लीजिए, और कल जब आप क्लास इसको पढ़ रहे हो, इसको सुन रहे हो, अब तो खैर आपके पास ये रिकॉर्डेड चला जाना, तो कैपेसिटेंस के फार्मूलाज और एनर्जी के फार्मूलाज ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।